नमस्कार बच्चों, क्लास 9th नंबर सिस्टम। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th में नंबर सिस्टम में घातांक के नियम। घातांक, फर्स्ट ऑफ ऑल घातांक के नियम पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे घात होती क्या है, घात किसे कहते हैं। घात, अब यहाँ देखें आप, घात किसी भी चीज़ जैसे दे रखी है हमें a की पावर m, यहाँ ए क्या कहते हैं हम, आधार। ये क्या बोला जाएगा, आधार। घात m क्या हो गई हमारी, घात। इसलिए यहाँ से हमें प्राप्त होता है आधार और घात। इसी के साथ साथ घातांक के नियम। अब आती है बात घातांक के नियम के बारे में। घातांक के नियम में आप देखेंगे कि अगर हमारी किसी भी संख्या के आधार समान हो, बात समझ में आ गई होगी, आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। यहाँ से अगर किसी भी संख्या की आधार, किसी भी संख्या के आधार समान है, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई, प्लस हो जाती हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। आधार यहाँ देख रहे हैं, आधार कैसा है हमारा, समान है। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 4, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर 7। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप कि 1 की पावर m की पावर n, घात के ऊपर भी क्या हमारी घात लगी हुई है। जब घात के ऊपर घात हो तो हमारी पावर क्या होती है, आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो a की पावर m इंटू n। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 से क्या हुआ, 3 में मल्टीप्लाई हुआ। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 की पावर 6। इसी तरह से अगर हमारी किसी भी संख्या की आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं आधार समान है तो a की पावर m माइनस n। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 माइनस 2, जब 3 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हुआ, 1। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या का आधार के ऊपर जो घात है वो हमारी अगर माइनस में हो तो क्या होता है, संख्याएं पलट जाती हैं और पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है, पॉजिटिव प्राप्त होती है। जैसे 2 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू, संख्याएं पलट गई, इट मीन्स इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1, तो पलट गई, तो ये क्या प्राप्त हुआ, 1/2 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप, यदि किसी भी संख्या की घातें समान हैं किंतु आधार समान नहीं है तो हमारा क्या होता है कि आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रहती है। इसी तरह से देखिए यहाँ, जैसे 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 5 इंटू 3 पावर सेम है इसलिए 3, तो 15 की पावर क्या हो गई, 3। अब यहाँ आप समझेंगे इसके बाद, जैसे कि ये तो पढ़ा आपने घातांकों के नियम। घातांकों के नियम के बाद आप पढ़ेंगे करनी के नियम। अब करनी के नियम में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर a रूट x, b रूट x, c रूट x, अब यहाँ देखेंगे रूट x जो है हमारा तीनों में क्या है, समान है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से हमने रूट x को बाहर ले लेते हैं और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अंडर ब्रैकेट दे देते हैं। जैसे 5 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2। इसी तरह से रूट 2 क्या है हमारा, तीनों में है, रूट 2 हमने कॉमन ले लिया। 5 प्लस 3 प्लस 4, तीनों को ऐड किया तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई,
12√2। अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों किया, यहाँ भी तो हम कर सकते थे कि √2 की वैल्यू लगा देते फिर प्लस कर देते। हाँ कर सकते थे, लेकिन इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। इसी तरह से आप देखते हैं आगे, √a इंटू √b इंटू √c इक्वल्स टू ABC। केवल यह रूल मल्टीप्लाई में लागू होता है इस तरह से करने के लिए, ना ही आप इस रूल को प्लस में कर सकते हैं ना ही माइनस में कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं √2 इंटू √3 इंटू √5। अब यहाँ आप देखें तो √2 इंटू 3 इंटू 5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √30। आगे देखिएगा करनी n√a, अगर हमारा इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी है, करनी दे रखी है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, a की पावर 1/n। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे 2√5 करनी, इसको हम करनी किसकी बोलेंगे, अगर हम यहाँ 2 भी ना लगाएं, 2 भी नहीं लगाएं तो भी ये करनी किसकी कहलाएगी, 2 की करनी। 2 की करनी के लिए कहने के लिए हमारा क्या होता है, इस तरह से। 3 की करनी के लिए हमारा इस तरह से, 4 की करनी के लिए हमारा होता है इस तरह से। तो अगर हम लगा हुआ भी है 2 तो भी कोई बात नहीं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। इसे हम 2 की करनी भी कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे 3 की क्या, 3 की करनी है 2, तो 3 की जब करनी है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। इसी तरह से आप यहाँ देखें n√, अब 3 की बात हुई, 4 की बात हुई, तो सब यहाँ पर आ गई बात अब n की, और उस पर भी घात n है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a की पावर, ये करनी n की है तो इसको a1/n, पावर ऊपर है ये। और यहाँ हम आपको बता चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात है, उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सेम एज इट, यहाँ घात के ऊपर घात, इनका मल्टीप्लाई किया, इससे ये वैल्यू n से n कट गया, तो a की पावर क्या मिला हमें, 1। आगे आप देखेंगे 3√2 की पावर 3, जैसे इसी में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 3√2 की पावर 3। आप यहाँ देखिए करनी कितने की है, ये 3 की, तो इसको क्या लिख दिया, 1/3। पावर कितनी हमारे पास, 3, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 कैंसिल, क्या प्राप्त हुआ हमें, 2। सेम एज इट, यहाँ करनी ये किसकी हमारी, 4 की, और घात कितनी हमारी, 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 1/4 की पावर 5। जब घातें समान हो तो कट जाती हैं, अगर समान ना हो, इस तरह से मल्टीप्लाई करने में समान नहीं है, तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 2 की पावर 5 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर 5/4। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से n√a/b, इसको हम अलग अलग इसमें रूट में तोड़ भी सकते हैं इस घात को, तो इस तरह से n√a/n√b, जैसी वैल्यू हमें दे रखी है 3√49/15, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√49/3√15। इसी के माध्यम से आगे देखिएगा, अगर हमें इस तरह से करनी कहीं प्राप्त होती है, जैसे m करनी n करनी a, तो इन करनियों इनका क्या होगा आपस में, m इंटू a √a। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3, इसको रूट को खोला, 3 करनी 3, फिर करनी 3√35, तो 3 का 3 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, क्या प्राप्त हुआ यहाँ 35। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ हमारा 9√35। इसी के साथ साथ मैं कुछ आपको ये रूल्स बताता हूँ, नियम जो दे रखे हैं रूट्स, इनके बारे में। जैसा √2 की वैल्यू, अगर √2 की हम वैल्यू प्राप्त करते हैं तो √2 की वैल्यू हमेशा हमें 1.414 प्राप्त होती है। इसी तरह से √3 की वैल्यू जो प्राप्त होगी 1.732। √4 की तो जाहिर सी आप जानते होंगे, सही बच्चे जानते हैं, √4 तो इसका क्या हो गया 2। √5 की वैल्यू होती है 2.236। √6 की वैल्यू होती है 2.449। इसी तरह से √7 की वैल्यू होती है 2.645। √8 की वैल्यू 2.828। √9 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें 3। आगे इसी के सहारे से साथ लेते हुए हम आपको एक्सरसाइज
1.1 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमसे कहता है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या कहता है हमसे, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। अब आपने देखा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक शून्य के नीचे अगर हम एक लगा देते हैं ये भी परमेय संख्या बन जाती है। किंतु अगर हम बात करें इसकी तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q अगर हमारा 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो संख्या परमेय संख्या है। अगर Q का मान 0 के बराबर आ जाता है तो दी गई परमेय संख्या नहीं है। दी गई वैल्यू जो क्या है वो हमारी एक परमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम इसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट, कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब Q का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 0 को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, देखिए 0 के नीचे हमने क्या लगाया, 1, तो अब ये क्या बन गया, P अपॉन Q। हमारी परमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के रूप में। अब P का मान तो 0 है लेकिन Q का मान क्या है, 1, और हमें वही चाहिए कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं 0/2, 0/5, 0/7, कहीं भी यहां देखें तो आपको Q की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परमेय संख्या है। अब कि 3 व 4 के बीच, 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3/1, 4/1 हमने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमेय संख्याओं के बारे में बात हो रही है। परमेय संख्या इस तरह से है, यदि जो दी गई वैल्यू है उनके आधार, यदि जो भी वैल्यू दी है, जैसे 3/5, 4/5, जैसा कि आपको दे रखा है 3/5, 4/5, दोनों ही परमेय संख्याओं के क्या हर समान, दो परमेय संख्याओं के यदि हर समान होंगे तो हमसे जितनी भी संख्याएं पूछी जाती हैं, कितनी, अगर यदि हमसे 6 संख्याएं पूछ रहा है तो उससे अगर एक बढ़ाकर, जैसे हमसे 6 संख्याएं पूछी गई हैं तो उसमें एक जोड़ देंगे तथा उसी संख्या जो हमें परमेय संख्याएं दी हैं उनके अंश तथा हर में 6 + 1 यानी 7 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। 7 से जैसे हम गुणा करते हैं इसमें तो 3 × 7/1 × 7, 4 × 7/1 × 7। यहां देखेंगे आप कि 3 का मल्टीप्लाई जब हमने 7 से किया तो हमें प्राप्त हुआ 21/7, इधर हमें प्राप्त हुआ 28/7। अतः 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं क्या प्राप्त हुई। अब इससे बड़ी संख्या देखिए क्या प्राप्त होगी, इससे अगली संख्या में 21/22, 21/7, तो क्या प्राप्त हुई हमें 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये जो दी गई है इसके बीच की कितनी परमेय संख्या हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमसे क्या पूछा गया था, यही हमसे क्वेश्चन किया गया था कि 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या ये आपके सामने प्राप्त हुई। ये ध्यान रखिएगा, अगर दी गई परमेय संख्या के हर समान होंगे तभी इस नियम को लागू किया जाएगा, अन्यथा आपको अगर हर समान नहीं है और दो संख्याओं के बीच की संख्या प्राप्त करनी हो, जैसे हमसे कहा गया कि 3 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त करो, 3 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त करो, तो इसके लिए इसको हम मान लेते हैं x और इसके लिए इसको मान लेते हैं हम y। जब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस y। देखेंगे आप, x क्या हमारा 3, y क्या हमारा 5। यहां देखें आप 1/2, 5 और 3 8, यहां आप प्राप्त करेंगे 8/2। 8/2 तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 4। तो 3 और 5 के बीच ये भी आप जानते हैं क्या आता है 4, तो हमें 4 प्राप्त हुआ। ये नियम कब के लिए, जब मैंने बताया आपको, जब परमेय संख्याओं के हर भिन्न संख्या के हर समान हो। अगर हर समान होंगे तो हम इस नियम को इसमें लागू कर सकते हैं, किंतु अगर हर समान नहीं हो तो हम इस माध्यम से किसी भी संख्या के बीच की कितनी भी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन कहता है कि 3 और 5 के बीच की, हमने अभी तो क्या निकाली एक परमेय संख्या, अगर हमसे कह दे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? आंसर सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, किंतु पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। पार्ट टू में क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में धन तथा ऋण दोनों संख्याओं को सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक जैसे 0, 1, 2, 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? आंसर असत्य, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 1/3 यहां देख रहे हैं आप, 1/3 एक परमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।